क्या आप अपनी जिंदगी अपने फैसलों से जीते हैं या दूसरों की राय के डर से? अगर हर आलोचना आपको रोक देती है, तो शायद आपने अपनी आज़ादी किसी और के हाथों में दे दी है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक ऐसी सोच से परिचित कराती है जो बताती है कि सच्ची खुशी तब शुरू होती है जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं। आगे आप एक ऐसा विचार जानेंगे जो रिश्तों, आत्मविश्वास और जीवन को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल सकता है। अंत तक जरूर सुनिए। आप सुन रहे हैं बुक बानी, जहां किताबें बोलती हैं। वाह, शुरुआत ही इतने गहरे सवाल से। हाँ बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस किताब पर बात कर रहे हैं उसने सच में मुझे अंदर तक हिला दिया है। इचिरो किशिमी और फुमिता के कोगा की लिखी हुई द करेज टू बी डिसलाइक्ड। बहुत ही पावरफुल किताब है। वो हमारा आज तय करते हैं, लेकिन आज का हमारा मिशन है एल्फ्रेड एडलर की फिलॉसफी को समझना, जो फ्रॉइड की सोच को पूरी तरह से खारिज करती है। बिल्कुल। एडलर, जिन्हें फ्रॉइड और कार्ल यूंग के साथ मनोविज्ञान का तीसरा सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है, और उनकी बातें आज भी इतनी नई लगती हैं। हाँ, और ये किताब एक डायलॉग के रूप में है, एक असंतुष्ट युवा और एक शांत दार्शनिक के बीच। लेकिन चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि इसका पहला ही दावा इतना अजीब है कि मतलब मुझे इसे हजम करने में बहुत मुश्किल हो रही है। मैं समझ सकती हूँ। आप ट्रॉमा वाले हिस्से की बात कर रहे हैं ना? हाँ, किताब सीधे तौर पे कहती है कि ट्रॉमा जैसी कोई चीज नहीं होती। मतलब ये कैसे मुमकिन है? क्या ये ऐसा कहने जैसा नहीं है कि अगर किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और वो गाड़ी चलाने से डर रहा है, तो हम कह दें कि भाई तुम्हारा डर झूठा है? मुझे तो ये बहुत असंवेदनशील लगा। हाँ, ये आपत्ति उठना बहुत स्वाभाविक है, और किताब में वो युवा भी बिल्कुल यही सवाल करता है। लेकिन एडलर यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि अतीत में जो दर्दनाक घटना हुई वो असली नहीं थी। दर्द बिल्कुल असली होता है। तो फिर वो क्या कह रहे हैं? यहाँ हमें फ्रॉइड के कारण और प्रभाव वाले सिद्धांत, जिसे एटियोलॉजी कहते हैं, और एडलर के उद्देश्य के सिद्धांत यानी टीलियोलॉजी, इन दोनों के बीच का फर्क समझना होगा। फ्रॉइड कहते हैं कि अतीत की घटना हमारे आज के व्यवहार का कारण है। जो कि लॉजिकल लगता है। लेकिन एडलर कहते हैं कि इंसान कभी अपने अतीत से नहीं चलता, बल्कि वो अपने अतीत के अनुभवों को एक अर्थ देता है ताकि वो अपने आज के उद्देश्य को पूरा कर सके। एक मिनट, मुझे ये बात बिल्कुल गले नहीं उतर रही। क्या हम इसे किसी ठोस उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। किताब में ही उस युवा का एक दोस्त है, वो सालों से अपने कमरे में बंद है। अच्छा। वो बाहर जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर कदम रखने की सोचता है, उससे भयंकर घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है। तो आमतौर पर हम कहेंगे कि बचपन में कोई ट्रॉमा रहा होगा, शायद किसी ने बुली किया होगा, है ना? एग्जैक्टली। ये फ्रॉइड का नजरिया है। लेकिन एडलर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में उस इंसान का उद्देश्य ही बाहर न जाना है। बाहर ना जाना उसका उद्देश्य है, पर क्यों? क्योंकि वो बाहर की दुनिया में जाकर रिजेक्शन का सामना नहीं करना चाहता। उसे डर है कि लोग उसे जज करेंगे। इसलिए अपने इस बाहर न जाने के उद्देश्य को सही ठहराने के लिए उसका शरीर जानबूझकर एंजाइटी पैदा कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब वो शारीरिक डर पैदा कर रहा है ताकि उसे किसी चुनौती का सामना ना करना पड़े। ये तो हम इंसानों के बारे में बहुत ही डरावनी बात है। क्या हम अपनी भावनाओं को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं? 100%। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सटीक कैफे वाला उदाहरण है किताब में। हाँ, वो वेटर वाला ना? हाँ, सोचिए एक इंसान कैफे में बैठा है, एक वेटर से गलती से उसके महंगे कपड़ों पर कॉफी गिर जाती है। वो इंसान गुस्से से लाल हो जाता है और जोर जोर से वेटर पर चिल्लाने लगता है। तो फ्रॉइड कहेंगे कि कॉफी गिरने की वजह से गुस्सा आया। बिल्कुल। लेकिन एडलर कहते हैं कि उसने वेटर को डराने और अपनी बात मनवाने के उद्देश्य से गुस्से को बाहर निकाला। अब मान लीजिए ठीक उसी वक्त उस इंसान के बॉस का फोन आ जाता है। अरे बाप रे! तो क्या होता है? उसकी आवाज तुरंत शांत और विनम्र हो जाती है। यस बॉस, जी बॉस। वो आराम से बात करता है, और जैसे ही फोन कटता है वो फिर से वेटर भी ललाने लगता है। हाँ, तो फोन आते ही उसका गुस्सा अचानक गायब कैसे हो गया? ये बात तो सच में सोचने पे मजबूर करती है। गुस्सा कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बेकाबू हो। बिल्कुल नहीं। गुस्सा एक टूल था जिसे उसने अपनी सहूलियत के हिसाब से निकाला, बॉस का फोन आने पर अंदर रख लिया और फिर निकाल लिया। यही बात हर व्यवहार पर लागू होती है। तो अगर हम अतीत के गुलाम नहीं हैं,
अगर हम अपने आज के उद्देश्य के हिसाब से सब तय कर रहे हैं तो हम बदल क्यों नहीं पाते? क्योंकि बदलना अनकंफर्टेबल होता है। अगर हम मान ले कि सब अतीत की गलती है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम मान ले कि ये हमारा आज का उद्देश्य है तो हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये नजरिया तो पूरी कहानी पलट देता है। लेकिन अगर हम अपनी सुरक्षा के लिए ये भावनाएं बना रहे हैं तो हम इतने डरे हुए क्यों हैं? हम किस चीज से बच रहे हैं? बहुत उम्दा सवाल। यहीं से हम एडलर के अगले बड़े निष्कर्ष पर आते हैं। वो व्यक्ति कमरे में बंद क्यों है? क्योंकि वो लोगों से डरा हुआ है। एडलर का स्पष्ट मानना है कि इंसान की हर समस्या का मूल दूसरों के साथ उसके रिश्ते हैं। हर समस्या? हाँ, सारी की सारी। अगर इस दुनिया में कोई और इंसान होता ही नहीं, सिर्फ आप अकेले होते, तो कोई भी मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं होती। यहाँ मुझे थोड़ा संदेह है। मान लीजिए मैं अपनी सेहत को लेकर चिंतित हूँ या मुझे लग रहा है कि मेरी उम्र बढ़ रही है। ये तो पूरी तरह से मेरी निजी चिंता है। इसमें दूसरे लोग कहाँ से आ गए? थोड़ा गहराई से सोचिए, कोई उम्र बढ़ने से क्यों डरता है? शायद कमजोर होने के डर से। शारीरिक कमजोरी एक बात है, लेकिन मनोवैज्ञानिक डर इसलिए है क्योंकि समाज में जवानी, उत्पादकता और सुंदरता को अहमियत दी जाती है। अगर दुनिया में कोई दूसरा इंसान आपको देखने वाला ही ना हो, तो बुढ़ापे का वो जो एक सामाजिक डर होता है, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब हम लगातार दूसरों के जजमेंट से डरें। बिल्कुल। एडलर यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण शब्दों में अंतर बताते हैं, हीन भावना यानी फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी और हीन भावना ग्रंथि यानी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये दोनों एक ही चीज तो हैं। नहीं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। हीन भावना महसूस करना पूरी तरह से स्वास्थ्य है। स्वस्थ कैसे हो सकता है कमतर महसूस करना? क्योंकि जब हम खुद की तुलना से आदर्श स्थिति से करते हैं तो वो कमी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा, हाँ, जैसे अगर मुझे लगे कि मेरी किसी विषय पर नॉलेज कम है तो मैं रात में जग कर उसे पढ़ूंगा। एकदम सही। ये एक पॉजिटिव फोर्स है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये हीन भावना ग्रंथि यानी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाती है। वो क्या होता है? ये तब होता है जब इंसान अपनी किसी कमी को एक ढाल या बहाने की तरह इस्तेमाल करने लगता है। जैसे कोई कहे, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूं इसलिए मुझे कोई जॉब नहीं देगा, या मैं छोटे शहर से हूं इसलिए मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। हाँ, यहाँ वो व्यक्ति अपनी कमी का इस्तेमाल आगे ना बढ़ने के बहाने के तौर पे कर रहा है। वो अंदर ही अंदर चाहता है कि ये बहाना बना रहे ताकि उसे मेहनत करने और फेल होने के दर्द का सामना ना करना पड़े। उफ, मतलब हम खुद अपने फेलियर को सही ठहराने के लिए दीवारें खड़ी कर रहे हैं। हम हर वक्त दूसरों से मुकाबला कर रहे हैं इस डर में कि कोई हमें जज कर रहा। और जब हम जीवन को इस तरह एक रेस की तरह देखते हैं तो हर दूसरा इंसान हमें अपना दुश्मन लगने लगता है। हम किसी की खुशी में खुश नहीं हो पाते क्योंकि उनकी सफलता हमें अपनी हार लगती है। ये तो बहुत ही थका देने वाला जीवन है यार, हर वक्त तनाव। तो हम इस जाल से बाहर कैसे निकलें? क्या इसका कोई व्यवहारिक तरीका है? बिल्कुल है, और वो बहुत। एक सेकंड, इस व्यवहारिक तरीके की गहराई में जाने से पहले मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि अगर किसी को भी एडलर के इन क्रांतिकारी विचारों को खुद गहराई से पढ़ना है और उन उदाहरणों को जानना है जो हमारी सोच को सच में चुनौती देते हैं, तो ये बेहतरीन किताब YouTube प्रोडक्ट सेक्शन में दिए गए लिंक से आसानी से खरीदी जा सकती है। मैं तो कहूँगा इसे एक बार जरूर पढ़ें। तो हाँ, हम बात कर रहे थे इस जाल से निकलने की। क्या उपाय है इसका? इसका उपाय एडलर ने बहुत ही सीधा सा दिया है जी। कार्यों का विभाजन या सेपरेशन ऑफ टास्क्स। कार्यों का विभाजन सुनने में तो आसान लग रहा है। सुनने में आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। जीवन की ज्यादातर उलझनें तब पैदा होती हैं जब हम दूसरों के कामों में दखल देते हैं या उन्हें अपने कामों में दखल देने देते हैं। मुझे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए। असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है? मान लीजिए एक बच्चा है, वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा। अब माता पिता क्या करें? बच्चे को सही रास्ते पर लाना तो उनका फर्ज है ना। यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। एडलर कहते हैं कि हमें हमेशा खुद से ये पूछना चाहिए कि अंततः इस काम का परिणाम किसे भुगतना होगा। तो पढ़ाई के मामले में बच्चे को? बिल्कुल, पढ़ाई करना या ना करना और कल उसके नतीजों का सामना करना, ये पूरी तरह से बच्चे का टास्क है, माता पिता का नहीं। जब माता पिता उसे जबरदस्ती पढ़ाते हैं तो वो बच्चे के टास्क में दखल दे रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है? टकराव? हाँ, टकराव होता है। बच्चा विद्रोही बन जाता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर माता पिता कुछ नहीं करेंगे तो बच्चा तो अपना भविष्य बर्बाद कर लेगा। क्या ये बहुत रूखा और स्वार्थी तरीका नहीं है? मतलब हम बस लोगों से रिश्ते तोड़ रहे हैं कि भाई तू अपना देख। ये रिश्ते तोड़ने के बारे में नहीं है,
इसे एक खेल के कोच और एथलीट की तरह समझिए। अच्छा, कैसे? कोच एथलीट के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग बना सकता है, सही डाइट दे सकता है, ट्रैक के किनारे खड़े होकर उसका हौसला बढ़ा सकता है, लेकिन जब रेस शुरू होती है तो कोच एथलीट की जगह दौड़ नहीं सकता। दौड़ना तो एथलीट को ही पड़ेगा। एकदम सही। इसी तरह माता-पिता का काम एक सुरक्षित माहौल देना है, बच्चे को ये बताना है कि हम मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन अंतिम फैसला और उसकी जिम्मेदारी बच्चे की ही होगी। वाह, ये एनालॉजी सच में बहुत सटीक है। तो अगर हम इसे ऑफिस या समाज पर लागू करें तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें ये सोचना पूरी तरह छोड़ देना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल। आप अपना काम ईमानदारी से करें, ये आपका टास्क है। अब उस काम को देखकर कोई सहकर्मी आपको पसंद करता है या नापसंद, ये उनका टास्क है। हम उनके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, और यहीं पर एडलर की वो सबसे गहरी बात आती है जिस पर इस किताब का नाम है। सच्ची आज़ादी का मतलब है दूसरों द्वारा नापसंद किए जाने का साहस होना। करेज टू बी डिसलाइक्ड। करेज टू बी डिसलाइक्ड सुनने में जितना डरावना लग रहा है ना, अंदर से उतनी आजादी सी महसूस हो रही है। क्योंकि जब आप इस बात से डरना छोड़ देते हैं कि कोई आपसे नाराज होगा, तभी आप अपनी शर्तों पर जीना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है मेरे मन में। अगर मैं पूरी तरह से कार्यों का विभाजन कर लूं, ये परवाह करना ही छोड़ दूं कि लोग क्या सोचेंगे, तो क्या मैं पूरी तरह अकेला नहीं पड़ जाऊंगा? ये डर सबको लगता है। हाँ, मतलब क्या ये फिलॉसफी हमें एक स्वार्थी इंसान नहीं बना देगी जिसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है? नहीं, क्योंकि कार्यों का विभाजन अंतिम मंजिल नहीं है। ये केवल पहला कदम है उलझे हुए धागों को सुलझाने का। एडलरियन मनोविज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है वो है कम्युनिटी फीलिंग या समाज से जुड़ाव। कम्युनिटी फीलिंग। एक तरफ हम कह रहे हैं कि दूसरों की परवाह मत करो और दूसरी तरफ समाज से जुड़ने की बात। ये तो दोनों बातें आपस में टकरा रही हैं। ये विरोधाभास लगता है लेकिन है नहीं। कार्यों का विभाजन हमें दिखावे और मजबूरी के रिश्तों से आजाद करता है। जब दिखावा खत्म होता है तभी हम सच्चे मन से समाज का हिस्सा बन पाते हैं। तो इस कम्युनिटी फीलिंग तक हम पहुंचेंगे कैसे? इसके 3 मुख्य कदम हैं। पहला है आत्मस्वीकार यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस। आत्मस्वीकार मतलब खुद को शीशे में देखकर रोज ये कहना कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान हूं, वो जो आजकल पॉजिटिव अफर्मेशन चलता है। नहीं, वो तो आत्म प्रशंसा हुई, सेल्फ अफर्मेशन। एडलर इसे खतरनाक मानते हैं क्योंकि इसमें इंसान खुद से झूठ बोलता है कि मैं सब कर सकता हूं, भले ही उसकी क्षमता ना हो। तो फिर सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या है? सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है अपनी असलियत को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना। जो चीजें हम नहीं बदल सकते उन्हें शांति से अपना लेना। जैसे मान लीजिए किसी छात्र का स्कोर 60% आया है, ठीक है, तो वो ये मान ले कि हाँ मुझे 60% ही आता है, लेकिन अब मैं बचे हुए 40% को सीखने की कोशिश करूंगा। मतलब अपनी कमियों को ढकने के बजाय उन्हें खुले मन से स्वीकार कर लेना। हाँ, अब जब इंसान खुद को अपना लेता है तब आता है दूसरा अदम, दूसरों पर विश्वास, कॉन्फिडेंस इन अदर्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है दूसरों पर बिना किसी शर्त या गारंटी के भरोसा करना, उन्हें अपना साथी मानना। 1 मिनट, ये तो बहुत ही नासमझी वाली बात हो सकती है। अगर हम बिना शर्त भरोसा करेंगे तो कोई भी हमारा फायदा उठा लेगा। दुनिया में तो लोग धोखा देते हैं। हाँ, लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन याद कीजिए हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात की थी? कार्यों का विभाजन। बिल्कुल। धोखा देना या भरोसा तोड़ना उनका टास्क है, आपका टास्क है भरोसा करना। अगर आप धोखा खाने के डर से भरोसा ही नहीं करेंगे तो आप कभी किसी से गहरा रिश्ता नहीं बना पाएंगे। आप हमेशा अकेले ही रह जाएंगे। बाप रे, ये तो सच में बहुत हिम्मत का काम है यार, अपने टास्क पर टिके रहना चाहे सामने वाला कुछ भी करे। और जब हम ये दोनों कदम उठा लेते हैं, खुद को स्वीकार कर लेते हैं और दूसरों पर भरोसा करने लगते हैं, तब हम तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण कदम पर पहुंचते हैं, दूसरों के लिए योगदान, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स। तो इसका मतलब है समाज सेवा करना या कुछ बड़ा बलिदान देना? नहीं, कोई बड़ा त्याग जरूरी नहीं है। ये बस अपना साधारण सा काम पूरी लगन से करते हुए या घर के काम में किसी की मदद करते हुए भी हो सकता है। मेन बात यह है कि अंदर से ये एहसास होना चाहिए कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यही खुशी का रहस्य है? हाँ, एडलर बहुत स्पष्ट कहते हैं कि खुशी योगदान की भावना है। हैप्पीनेस इज द फीलिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन।
जब आपको ये गहरा एहसास होता है कि आप उपयोगी हैं, तो वही सच्ची खुशी है। लेकिन लोग तो तारीफ के लिए तरसते हैं। यही तो बात है। इस योगदान के लिए आपको किसी दूसरे से तारीफ या वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको खुद पता है कि आपने अपना टास्क पूरा किया है और किसी के काम आए हैं, तो बस काफी है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग तो बस किसी बहुत बड़ी मंजिल का इंतजार करते रहते हैं कि जब बड़ी जॉब मिलेगी या जब बड़ा घर खरीदेंगे, बस उस दिन हम खुश होंगे। अभी तो बस घिस रहे हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। एडलर कहते हैं कि जीवन को एक पहाड़ की चोटी तक जाने वाली एक सीधी रेखा की तरह मत देखिए। तो फिर कैसा देखें? सोचिए, अगर जीवन पहाड़ पर चढ़ने जैसा होता तो हमारा ज्यादातर समय तो बस रास्ते की थकान और स्ट्रगल में ही बीत जाता। हम सिर्फ तभी खुश होते जब चोटी पर पहुंचते। लेकिन जीवन कोई रेखा नहीं है, ये वर्तमान के छोटे छोटे पलों की डॉट्स की एक श्रृंखला है। डॉट्स की श्रृंखला? इसका मतलब हम हर पल में जी रहे हैं। बिल्कुल, हम केवल इसी एक पल में, यहाँ और अभी में जी सकते हैं। एडलर इसे वर्तमान में नाचना कहते हैं, डांस इन द प्रेजेंट। अगर आप आज में ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, पूरी ऊर्जा के साथ जी रहे हैं, तो आपका जीवन हर पल पूरा है। वाह, आपको किसी भविष्य की मंजिल का मोहताज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरी चर्चा सच में सोचने के तरीके को जड़ से बदल देती है। अतीत का कोई बोझ नहीं, क्योंकि ट्रॉमा कोई कारण नहीं है, बल्कि हमने अपने आज के उद्देश्य के लिए उसे अर्थ दिया है। भविष्य की कोई चिंता नहीं, क्योंकि जीवन सिर्फ इसी पल में है, वर्तमान के डॉट्स में है। और सबसे बड़ी बात, दूसरों के जजमेंट का कोई डर नहीं, क्योंकि हमने कार्यों का विभाजन कर लिया है। सच में यह सोच बहुत ही आज़ाद करने वाली है। बिल्कुल, एक नई आज़ादी का एहसास है ये। और हाँ, अगर कोई भी इस आज़ादी को गहराई से महसूस करना चाहता है और इस किताब को खुद पढ़ना चाहता है, तो एक बार फिर याद दिला दूं कि YouTube प्रोडक्ट्स सेक्शन से ये किताब खरीदी जा सकती है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमारे रिश्तों और जीवन को देखने का पूरा नज़रिया बदल सकता है। तो अब इस गहरी चर्चा के अंत में सब कुछ समेटते हुए एक विचार छोड़ के जा रहा हूँ। अगर हम ये मान ले कि हमारे सभी आपसी रिश्तों के कार्ड्स हमेशा हमारे ही हाथों में होते हैं, तो आज बिना किसी दूसरे व्यक्ति के बदलने का इंतजार किए अपनी जिंदगी का कौन सा पहला कार्ड आप खेलेंगे? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे। बुकबानी, जहां हर किताब बोलती है।